तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थोड़ा सा व्यवधान आ गया इंटरनेट की वजह से, तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए कि बहुत सारे बातें जो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, हो सकता है कि आप उनसे थोड़े दूर रह गए होंगे। तो मैं एक काम करता हूँ कि हम लोगों ने 15-1 और 15-2 तो देख लिए थे। 15-3 जो है, यहाँ से मैं वापस बात को स्टार्ट कर लेता हूँ ताकि आपको सारी बात समझ में आ सके। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा ठीक रहेगा, 15-3 और इसके बाद में 15-4, इन दोनों विषय पर हम लोग वापस एक बार बात कर लेते हैं। तो सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सब लोगों के टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है अब, इजाज़ अहमद जी, थैंक यू। और मुझे लगता है कि अब ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी, तो अपनी 1 घंटे की जो क्लास है उसके अंतर्गत हम लोग 15-3, 15-4 एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट 15-5 एंड फिर 15-6, और टाइम रहा तो फिर हम लोग अनुच्छेद 16 को भी आज स्टार्ट कर लेंगे। तो थोड़ा सा जरा देखिएगा दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक पढ़ा 15-1। इसमें आपने लिखा कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। कौन कौन से वो आधार है वो भी आप लोगों ने देख लिए। फिर हम लोगों ने देखा 15-2 में हमने देखा कि सार्वजनिक स्थान जितने भी जो हैं वहाँ पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो अब आप मुझे कह रहे हैं कि विजय प्रताप सिंह जी कह रहे हैं 15-4 से स्टार्ट कर दीजिए। 15-3 समझ में आ गया था, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है, ओके, मतलब 15-3 तक आपको समझ में आ गया। 15-4 से स्टार्ट कर देते हैं। तो 15-4, चलिए 15-4 के संदर्भ में मैंने दोस्तों एक कहानी बताई थी आपकी अनुपस्थिति में। वो कहानी मैं वापस बता देता हूँ। मैंने कहा कि चंपाकम दौराईजन नाम की एक लड़की, यहाँ से वापस सुन लीजिएगा, चंपाकम दौराईजन मद्रास की रहने वाली है। ये एक ब्राह्मण लड़की है और इसने मेडिकल एंट्रेंस, मेडिकल का प्रवेश परीक्षा का जो परीक्षा है वो परीक्षा उन्होंने दिया, चंपाकम दौराईजन ने, मद्रास की रहने वाली। लेकिन उसका एडमिशन नहीं हो पाया। अच्छे परसेंटेज के बावजूद भी उसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ। इसकी एक जो फ्रेंड है जिसके कम परसेंटेज थे, फिर भी उसका एडमिशन हो गया। चंपाकम का एडमिशन क्यों नहीं हुआ? तो चंपाकम का एडमिशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मद्रास की सरकार ने उस समय एक आदेश निकाल रखा था जिसे हम लोग हिंदी में सांप्रदायिक आदेश कहते हैं, अंग्रेजी में कम्युनल ऑर्डर कहते हैं। दोस्तों कितना अजीब सा व्यवस्था थी कि आज हम लोग अक्सर आरक्षण की जब भी बात करते हैं तो अनुसूचित जाति का आरक्षण, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण, आप लोग देखते हैं दोस्तों कि अनुसूचित जाति में कई सारी जाति आती है। आप देखते हैं अनुसूचित जनजाति में बहुत सारी जाति आती है। आप लोग देखते हैं ओबीसी में बहुत सारी जाति आती है। लेकिन मद्रास का जो कानून था, मद्रास की जो विधि थी, उसको हम लोग सांप्रदायिक आदेश, कम्युनल ऑर्डर कहते हैं। और इस कम्युनल ऑर्डर में क्या प्रावधान था? हर जाति के लिए सीटें फिक्स थी। फला जाति उसकी इतनी सीटें, फला जाति उसकी इतनी सीटें। ये जो कम्युनल ऑर्डर था, ये जो सांप्रदायिक आदेश था, इसकी वजह से चंपाकम दौराईजन का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में नहीं हो पाया। ठीक है, तो जब चंपाकम का एडमिशन नहीं हुआ तो चंपाकम ने इस मामले को कोर्ट में चैलेंज किया। चंपाकम वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ का गठन किया। चंपाकम दौराईजन बनाम मद्रास राज्य के मामले में संविधान पीठ का गठन किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा, संविधान पीठ ने निर्णय देते हुए कहा, जातिगत आरक्षण नहीं दिया जा सकता। भारत में संविधान लागू हो चुका है, इसलिए इस संविधान के तहत आप किसी जाति को आरक्षण नहीं दे सकते। इस तरह से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चंपाकम दौराईजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास के सांप्रदायिक आदेश को संविधान के खिलाफ में मानते हुए रद्द कर दिया। कहा कि नहीं,
आप हर जाति के लिए अलग अलग सीटें फिक्स करेंगे, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ में है, ये तो संविधान के खिलाफ में है, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते। चंपाकम वाद में जो निर्णय दिया गया, उस निर्णय का प्रभाव समाप्त करने के लिए उस समय जो तत्कालीन सरकार थी, पंडित नेहरू उस सरकार के मुखिया थे, उन्होंने संविधान में प्रथम संशोधन किया। प्रथम संशोधन करके, ये संशोधन 1951 में हुआ और ये संशोधन करके संविधान में अनुच्छेद 15 के अंतर्गत 15(4) नाम की धारा जोड़ दी। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत 15(4) नाम की धारा जोड़ दी और अनुच्छेद 15(4) नाम की धारा जोड़कर उसमें क्या प्रावधान करवाया? उसमें यह प्रावधान करवाया कि जो लोग सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जो लोग शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हैं, उनके लिए राज्य विशेष प्रावधान करेगा। ये 15(4) में करवा दिया। वापस बोलता हूँ, लिख भी देता हूँ। 15(4) के अंतर्गत क्या लिखा? जो लोग सामाजिक यानी सोशली व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हैं, तथा जो अनुसूचित जाति व जनजाति से हैं, उनके लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकेगा। ऐसा अनुच्छेद 15(4) में प्रावधान करवाया। तो थोड़ा सा जो लोग अब कह रहे हैं कि अभी भी सुनाई नहीं दे रहा है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा नेट को रिफ्रेश कीजिएगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। इजाज़ अहमद साहब, आपने जो प्रश्न पूछा मैं आपका जवाब दूंगा कि चंपाकम को इंसाफ मिला कि नहीं मिला, क्योंकि हमने केशवानंद भारती वाले मामले पर चर्चा की, हमने गोलकनाथ वाले मामले पे चर्चा की, हमने सज्जन सिंह वाले मामले पे चर्चा की। ये सारे के सारे विवाद एक से बढ़कर एक है, ये सारे के सारे जो केसेज है, वाद जो है, एक से बढ़कर एक है, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला, लेकिन वो ऐतिहासिक बन गए। चंपाकम वाले मामले में क्या हुआ उस पर बात करेंगे। अभी आपने प्रश्न पूछा, अच्छा प्रश्न है, आपको बातें समझ में आ रही है? प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत 15(4) नाम की धारा जोड़ दी और क्या लिख दिया कि सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान करेगा राज्य, ऐसा 15(4) में लिख दिया। ये जो विशेष प्रावधान करने की बात जो कही गई, दोस्तों, यही शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का आधार है। आर्टिकल 15(4) is the constitutional base of the reservation for scheduled caste, scheduled tribes and backward classes in the educational institutions। सरकारी या जो शिक्षण संस्थानें जो हैं, उन शिक्षण संस्थानों में SC, ST और पिछड़े वर्गों को जो आरक्षण दिया गया है, उसका आधार अनुच्छेद 15(4) है। कब जोड़ा गया? प्रथम संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया? क्योंकि चंपाकम दौराइजन बनाम मद्रास राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कह दिया जातिगत आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया जातिगत आरक्षण नहीं दिया जा सकता, कम्युनल ऑर्डर रद्द कर दिया, लेकिन चंपाकम को न्याय नहीं मिल पाया, लेकिन वो ऐतिहासिक व्यक्ति जरूर बन गई। अनूप जी कह रहे सर आप बाएं हाथ से लिखते हो इसलिए सब कुछ याद रहता है कि? अरे ऐसी बात नहीं है, बाएं दाएं से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, एक था, इनको भी नहीं मिला, एकदम सही कह रहे हैं। ओके, सुमित जी कह रहे हैं बिल्कुल सर समझ में आ रहा है। ओके, हाँ, माया कह रही इसका मतलब चंपा को भी न्याय नहीं मिला, एकदम बात सही है। वसु ने प्रश्न पूछा, इसका मतलब सामाजिक शैक्षणिक आरक्षण मूल संविधान में नहीं था। क्या बात है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा वसु राठौड़ ने। सामाजिक और शैक्षणिक ये जो शब्द है, ये शब्द अनुच्छेद 15 के अंतर्गत मूल में नहीं थे, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए थे। कहाँ लिखे हुए थे? अभी बात करेंगे अनुच्छेद 16 के अंतर्गत जब बात करेंगे
तब आपको अनुच्छेद 340 से बताया जाएगा, तभी आपको बताया जाएगा कि सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन का उल्लेख तो संविधान में था लेकिन अनुच्छेद 15 में नहीं था, प्रथम संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। दोस्तों ये जो प्रथम संशोधन किया गया इसे तुरंत कोर्ट में चैलेंज किया गया। प्रथम संशोधन जो किया गया इसे तुरंत कोर्ट में चैलेंज किया गया। किस मामले में? आप लोग जानते हैं, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में इसे कोर्ट में चैलेंज किया गया। 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए पिटीशन को खारिज कर दिया और खारिज करके ये कह दिया कि ये संविधान संशोधन में कोई दिक्कत नहीं है, संविधान संशोधन जो किया गया वो संविधान का किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं है, ऐसा शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में कहा गया। दोस्तों मेरा आग्रह है आप लोगों से कि कम से कम 50-60 वाद हमको मालूम होना चाहिए, 50-60 वाद तो हमको मालूम होना चाहिए ही चाहिए। हमने सज्जन सिंह वाले मामले का चर्चा किया, हमने गोलकनाथ वाले मामले का चर्चा किया, हमने केशवानंद भारती वाले मामले की चर्चा की, आज हम लोग चंपाकम दौराजन वाला मामला देख रहे हैं, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का मामला देख रहे हैं। इसी प्रकार से 50 से ज़्यादा मामलों को हम लोग देखेंगे क्योंकि दोस्तों आजकल इस तरह का प्रश्न बनता है। तो मेरी इन सब बातों को आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ये प्रथम संविधान संशोधन हो गया। 15(4) नाम का एक नई धारा अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आ गई और इसके तहत सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए तथा अनुसूचित जाति व जनजातियों को शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दे दिया गया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं दोस्तों आपको 15(4) जो अनुच्छेद है वो एज इट इज मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि आपको समझ में आ सके। मोटी बात हमने कर ली, आसान शब्दों में बात हमने कर ली, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो। तो इसके लिए 15(4) वाकई में लिखा हुआ क्या है हूबहू आपके सामने रख रहा हूं, तो मेरे हिसाब से आपको बात याद रहने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो 15(4) आपके सामने रख रहे हैं, इसको जरा देखिएगा। ये दोस्तों है 15(4). ये 15(4) आर्टिकल एज इट इज है। ये जब नेट गड़बड़ा हो गया था उस समय मैंने ये आप लोगों को समझा दिया था, लेकिन मुझे मालूम नहीं पड़ा कि नेट से गड़बड़ी चल रही है। अब आप देख लीजिएगा अनुच्छेद 15(4) में क्या लिखा हुआ है। अभी देखो ये अनुच्छेद 29 में जो बात लिखी हुई है उस पर चर्चा नहीं करनी है। अनुच्छेद 29 अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 29 एक्चुअली में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 29 में साफ साफ लिखा हुआ है कि धर्म और जाति के आधार पर शिक्षण संस्थानों में किसी को प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। लेकिन फिलहाल इस अनुच्छेद को भूल जाइए, 29 को। 15(4) क्या कह रहा है? एज इट इज सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों को, किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए तथा अनुसूचित जाति और जनजातियों को, यानी सोशली बैकवर्ड, एजुकेशनली बैकवर्ड, एससी और एसटी के लिए कोई विशेष उपबंध करने से राज्य को नहीं रोका जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 15(4) में लिखा हुआ है। दोस्तों मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? रवि कह रहे हैं कुछ बात को अलग से करें। अगर आप कहेंगे तो अलग से भी बात को कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। राजेंद्र जी कह रहे सर इसमें कितने जज थे? 5 न्यायाधीशों की पीठ थी। चंपाकम वाले मामले में भी और शंकरी प्रसाद वाले मामले में भी 5 न्यायाधीशों की पीठ थी। हाँ, शिल्पा कह रहा है कि वाद से आर्टिकल बहुत समझ में आ जाते हैं। ये हम लोग जोड़ जोड़ कर इसी वजह से चर्चा कर रहे हैं। इजाज अहमद, शंकरी प्रसाद वाले मामले में कितने जजों की पीठ बनी थी? 5 न्यायाधीशों की पीठ बनी थी। वसु राठौड़ कह रहा है कि सर क्या अनुच्छेद 15(4) में संशोधन करके हटा भी सकती है क्या सामाजिक शैक्षणिक आरक्षण? देखिए 15(4) संविधान में जोड़ दिया गया है, प्रथम संशोधन के द्वारा जोड़ दिया गया। अब अगर सरकार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना चाहती है और 15(4) को हटाना चाहती है तो अनुच्छेद 368 के तहत सरकार को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है। लेकिन दोस्तों आप भूलिएगा मत, मैंने आप लोगों से ये बातचीत करते समय इस बात को साझा किया था कि केशवानंद भारती वाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि आधारभूत संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता, बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। प्रथम संविधान संशोधन उन लोगों ने किया जो कि खुद संविधान सभा के मेंबर थे। आप लोग जानते हैं
कि हमारा संविधान लागू होने के बाद 13 मई 1952 तक हमारी जो पार्लियामेंट की जो पहली बैठक हुई, उस दिन तक हमारी संविधान सभा ही संसद के रूप में काम कर रही थी। इसका मतलब उन्होंने अमेंडमेंट किया और उन्होंने अमेंडमेंट करके इस प्रकार के शब्दों को जोड़ा है। तो हो सकता है कि कोर्ट आधारभूत संरचना के नाम पर इसे रद्द ना होने दें, कोर्ट कह दे कि नहीं, ऐसा अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, आपको एज इट इज बता दिया मैंने 15(4) क्या तय क्या है। दोस्तों, यहाँ एकदम क्लियर करना चाहते हैं कि सामाजिक पिछड़ा क्या होता है और शैक्षणिक पिछड़ा कौन होता है। वैसे तो मैंने आप लोगों को कह दिया कि अनुच्छेद 340 जब आपको बताएंगे, इवन लिखवाएंगे, तब आपको मैं बता दूंगा कि सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ा हुआ कौन है, क्योंकि अनुच्छेद 340 के तहत मैं लिख देता हूं ताकि आपको दिखे बोर्ड पर। अनुच्छेद 340 के तहत सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ा हुआ कौन है, सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ा हुआ कौन है, इसका अध्ययन करने के लिए राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करते हैं, ऐसा अनुच्छेद 340 में लिखा हुआ है। तो सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ा हुआ कौन होगा, उसका निर्धारण तो ये आयोग करेगा। लेकिन आप मुझसे एक कॉन्सेप्ट पूछोगे, सूरज जी पूछ रहे हैं कि सर ये आधारभूत संरचना थोड़ी है। देखिए, फंडामेंटल राइट्स आधारभूत संरचना है, ऐसा प्रश्न सूरज जी शायद आप ही ने मुझसे पहले पूछा था। तब मैंने जवाब देते हुए कहना कि नहीं, सारे फंडामेंटल राइट्स आधारभूत संरचना नहीं है, उसमें संशोधन किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पर्टिकुलर इसको, जिसकी बारे में आप बात कर रहे हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी मामले में अभी तक आधारभूत संरचना में शामिल नहीं किया है। मैंने कहा हो सकता है कि अगर इसको समाप्त करें तो कोर्ट में चैलेंज किया जाए और सुप्रीम कोर्ट इसे आधारभूत संरचना मानते हुए शायद इसे समाप्त नहीं करने दे, ऐसा मैंने कहा है। ठीक है, कुंदन जी कह रहे हैं कि अलग करने से ज़्यादा अभी ही अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये तो। ओके, चलिए। तो अनुच्छेद 340 के तहत सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ापन के अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं, कौन कौन सी जाति आती है, इसका पता तो एक आयोग लगाएगा और राष्ट्रपति इस संदर्भ में आयोग का गठन करेगा। लेकिन समझने के लिए देख लेते हैं। आप लोग जानते हैं हमारे गांव में पहले इस तरह की स्थितियां होती थी कि कुछ लोग निम्न तबके के माने जाते थे, उनके साथ हमारा किसी भी प्रकार का खान पान या किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन नहीं होता था। आजकल इस प्रकार की परिस्थितियां नहीं रही हैं, आप लोग जानते हैं इन बातों को लेकर। तो ऐसे लोग जिनको मुख्य धारा के लोगों के साथ बातचीत का या उनके साथ व्यवहार का अक्सर लोग ध्यान नहीं रखते हैं, तो ऐसे लोगों को हम लोग सामाजिक पिछड़े हुए कह सकते हैं। और शैक्षणिक पिछड़े लोग ऐसे लोगों को कहेंगे जिनमें शिक्षा का जो विकास है तुलनात्मक दृष्टि से बहुत कम हुआ है, या फिर जो पढ़ने स्कूलों में जाते हैं तो उनके लिए अलग से बैठने की व्यवस्था है, उनके लिए इस तरह की व्यवस्था नहीं है जैसी मुख्य धाराओं के लोगों के साथ है। तो ऐसे लोगों को एजुकेशनली बैकवर्ड कहा जाता है। इन लोगों का पता करने की जिम्मेदारी आयोग की है और राष्ट्रपति अनुच्छेद 340 के तहत इस आयोग का गठन करता है। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न पूछा है सोनू जी ने कि सर रीट में इतना डीप में आता है कि, देखिए डीप क्या होता है, मुझे तो सोनू जी आज तक ये बात समझ में नहीं आई है। डीप का क्या मतलब है, कोई भी प्रश्न कैसा भी हो सकता है। मेरा आपसे केवल इतना ही रिक्वेस्ट है, आप पुराने पेपर्स देखिए। आप पुराने पेपर्स देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितनी गहराई में आपको जाना है। एक्चुअली में गहराई कुछ है ही नहीं, आपको सब्जेक्ट की समझ विकसित होनी चाहिए और प्रश्न पूछा जाता है। आप रीट के पुराने पेपर देख लीजिए ना, आपको मालूम पड़ जाएगा कितना गहराई से आता है। गहराई कुछ नहीं है, जितना समझ सकते हैं उतना समझिएगा, चलिएगा। हाँ, अब आगे बात करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 15(4) जब जोड़ा गया तब से ही हमने ये निर्णय ले रखा था कि हमारे जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे बड़े शिक्षण संस्थान हैं, बड़े मतलब एम्स है, आईआईटी है, आईआईएम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी,
एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये इस प्रकार के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इन इंस्टीट्यूशंस में आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ये हमारी शुरू से मान्यता रही है। इन बड़े शिक्षण संस्थानों में ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट के आधार पर एडमिशन होगा, ये हमारी मान्यता रही है। लेकिन लोगों ने तुरंत, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, इन लोगों ने, पिछड़े हुए वर्ग के लोगों ने एक बहुत ज़बरदस्त आंदोलन किया दिल्ली में, और उनके आंदोलन का जो केंद्र बिंदु था वो था एम्स। दिल्ली का जो एम्स है वहाँ पर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, और आंदोलन किस बात के लिए हुआ कि हमें भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आरक्षण देना चाहिए। उच्च शिक्षण संस्थानों में भी सामान्य प्रकार के शिक्षण संस्थानों की भांति आरक्षण दिया जाना चाहिए, इस बात को लेकर आंदोलन हुआ। तो जब आंदोलन हुआ तब क्या हुआ दोस्तों? आंदोलन होने पर संविधान में संशोधन हुआ, 13वां संविधान संशोधन। ये अमेंडमेंट यूं तो 2005 लिखा हुआ आता है, लेकिन ये लागू 2006 में हुआ। 13वां संविधान संशोधन किया गया। 13वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में अनुच्छेद 15 के अंतर्गत 15(5) नाम की धारा जोड़ी गई। 13वें संशोधन के द्वारा वर्ष 2006 में अनुच्छेद 15 के अंतर्गत 15(5) नाम की धारा जोड़ी गई, और 15(5) में लिख दिया कि जो दूसरे प्रकार के जो शिक्षण संस्थान हैं, उन शिक्षण संस्थानों में भी सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको, तथा SC और ST अनुसूचित जाति व जनजाति के जो लोग हैं उनके लिए विशेष प्रावधान किए जा सकेंगे, ऐसा 15(5) के अंतर्गत लिख दिया। तो आप मुझसे प्रश्न पूछोगे कि 15(4) और फिर 15(5) में फ़र्क क्या हुआ? तो 15(4) सामान्य प्रकार के, आपने कभी किसी कॉलेज में एडमिशन लिया होगा, विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया होगा, तो आपका एडमिशन जब हुआ तो आपने देखा होगा कि अलग अलग कैटेगरी बनाई गई। SC की मेरिट लिस्ट अलग, ST की मेरिट लिस्ट अलग, OBC की मेरिट लिस्ट अलग, ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। वो उसका जो आधार है वो आधार है 15(4). और जो हमारा हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे एम्स है, IIT है, निफ्ट वगैरह है, IIM है, इनमें जो आरक्षण दिया गया है उसका आधार अनुच्छेद 15(5) है। तो 15(4) और 15(5) में सुरेश जी जो आपने फ़र्क पूछा है, नहीं, इसमें कोई रोमन में उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैंने मेरे हिसाब से लिखा है, वैसे लिखा हुआ ऐसा ही है, ऐसा ही लिखा हुआ है। तो ये 93वें संविधान संशोधन 2006 के तहत 15(5) जोड़ दिया, और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी विशेष प्रावधान कर दिए, और विशेष प्रावधान का मतलब है उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है। तो ये 15(4) और 15(5) का जो फ़र्क है वो मैंने आपके सामने रखा। ये जो संशोधन हुआ दोस्तों, इस संशोधन को तुरंत कोर्ट में चैलेंज किया गया। आप देखिए, कोई भी संविधान संशोधन होता है तो अधिकांश संविधान संशोधन इसलिए होते हैं क्योंकि कोर्ट का कोई निर्णय आ रखा होता है, और निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए या फिर निर्णय को लागू करने के लिए संशोधन होता है। और जब संशोधन हो जाता है तो भी लोग उसे कोर्ट में चैलेंज करते हैं, ऐसा आप लोगों ने लगातार देखा होगा। तो मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस तरह से कहानियों को जोड़ जोड़ कर पढ़ेंगे, सारी बात आपको याद रह जाएगी, ठीक है। तो इसे भी चैलेंज किया गया, किस मामले में? अशोक कुमार ठाकुर। अशोक कुमार ठाकुर ने इसे कोर्ट में चैलेंज किया। अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ के नाम से इस मामले को जाना जाता है, और वर्ष 2008 में उच्चतम न्यायालय का इस संदर्भ में एक निर्णय आया। एकदम सही कह रहे हैं एकता जी, अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ 2008 के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। और क्या निर्णय आया? सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा 13वें संविधान संशोधन में कोई दिक्कत नहीं है। 13वां संविधान संशोधन जो है वो संविधान का किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं करता है। इस तरह से दोस्तों 15(5) अस्तित्व में आ गया, जो कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में SC, ST और पिछड़े वर्गों को जो आरक्षण दिया गया है उसका आधार है। वसु कह रहे हैं कि सर आरक्षण की वजह से जो होशियार है
उसके साथ धोखा हो जाता है। देखिए, धोखा होता कि नहीं होता ये सब चीज़ें आपके सामने हैं, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, संवैधानिक प्रावधान है, इसलिए आपको और हम सबको इसकी अनुपालना तो करनी ही पड़ेगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ 15(5) खुद कहता क्या है, अनुच्छेद 15(5) में लिखा हुआ क्या है वो आपके सामने रख रहे हैं ताकि आपको बात पूरी क्लियर हो सके। 15(5), 15(5), 15(5), ये देखिए 15(5), ये 15(5) आपके सामने रख दिया है। इसको थोड़ा सा देखिएगा, इसको मत पढ़िए कि अनुच्छेद 19 के उपखंड को छोड़कर, इसको यहाँ से पढ़िएगा। सामाजिक और शैक्षणिक, ये लिखा हुआ है, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए नागरिक हैं उनके किन्हीं वर्गों के लिए, जैसा अनुच्छेद 16(4) में लिखा हुआ है वैसे की वैसी लैंग्वेज 16(5) में लिखी हुई है। फर्क क्या है? 16(4) का संबंध सामान्य प्रकार के शिक्षण संस्थानों से है और 16(5) का जो संबंध है वो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से है। ये थोड़ा यहाँ पर अधूरा है, इसलिए मैं आपको इसको पूरा दिखा देता हूँ और पूरा देखने के लिए हम लोग यहाँ आएंगे। ये देखिएगा, विशेष उपबंध करने से राज्य को नहीं रोका जाएगा। देखिए, आपको देखिए दोस्तों, मैंने कितनी बार कहा है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, वो निषेधात्मक प्रकृति के हैं। निषेधात्मक प्रकृति का मतलब क्या है? हर जगह पर रोका गया है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आपने पढ़ लिया। अभी मैंने एक जो स्लाइड बताई थी उसमें लिखा हुआ था कि सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए अनुसूचित जाति व जनजातियों के लोगों को विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं किया जाएगा, ऐसा साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। इसका मतलब हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो आरक्षण दिया गया है उसका ये आधार है। आगे देखिए, आप मुझसे पूछोगे सर अनुच्छेद 30 का यहाँ पर क्यों उल्लेख कर रखा है? क्योंकि अनुच्छेद 30 जब आपको बताएंगे तब आपको बताएंगे अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों का प्रावधान है। और ये भी देखिए साफ साफ शब्दों में लिखा है कि जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर भी आरक्षण देना होगा। प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वहाँ पर भी आरक्षण देना पड़ेगा। ये सब बातें लिखी हुई है 15(5) के अंतर्गत। एक प्रश्न पूछा है औरव सिंह जी ने, पिछड़ा वर्ग का क्या मतलब है? मैंने औरव जी आपको बताया पिछड़ा वर्ग का मतलब क्या होता है। मैंने साफ साफ शब्दों में कहा पिछड़ा मतलब सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ। ऐसे लोग जो मुख्य धारा में नहीं होते उन्हें बैकवर्ड क्लासेस के अंतर्गत माना जाता है। और मैंने ये भी कहा हालांकि इसका निर्धारण करने की जिम्मेदारी आयोग की है, जो कि अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा गठित किया जाता है। हाँ, कल्पना जी ने कहा प्राइवेट संस्थानों में, यस, जो जितने भी जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ वगैरह है जो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पर भी आरक्षण देना पड़ेगा। 15(5) ऐसा कहता है। आपकी जो समस्या है जो देख ली गई है कि 360 पे चलती है, 720 पे चलती है, आपकी प्रॉब्लम टेक्निकल टीम देख रही है। हाँ, सुप्रिया जी कह रहे हैं कि प्रोविजन ऑफ माइनॉरिटीज़ इन आर्टिकल 30, हाँ बात करेंगे आगे, पर इसका उल्लेख भी यहाँ पर है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ आप अगर देखेंगे तो एक बात तो आपको समझ में आ गई कि भारत में जो आरक्षण दिया गया है उस आरक्षण का आधार सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ापन है। सामाजिक यानी समाज की दृष्टि से मैंने कहा हमारे गांव में आज भी लोगों के जो दलित समुदाय के जो घर होते हैं वो गांव के मुख्य भाग से अलग होते हैं, गांव से बाहर होते हैं। वो होता है सामाजिक पिछड़ापन। उनको आम लोगों के साथ बातचीत करने में या आम लोगों के साथ व्यवहार करने में उनके साथ एक अलग प्रकार का व्यवहार होता है, ये होता है सामाजिक पिछड़ापन। और शैक्षणिक पिछड़ापन मतलब शिक्षा जितनी मुख्य धारा के लोगों को है उसकी तुलना में उनमें शिक्षा का विकास है ही नहीं, या उनकी जो शिक्षा के जो अवसर है वो थोड़े तुलनात्मक रूप से कम है, इसे कहते हैं शैक्षणिक पिछड़ापन। दोस्तों, लंबे समय से इस बात को महसूस किया जा रहा था कि हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जो गरीब है, और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि गरीबी जाति को देखकर नहीं आती है। ये भी एक विचारधारा चलती है कि गरीबी किसी को भी आ सकती है, वो चाहे उच्च जाति के लोग भी हो चाहे वो निम्न जाति के लोग भी हो। लेकिन उच्च जाति का यदि कोई व्यक्ति गरीब है तो वो भी तो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहा है, उसको भी तो नौकरी में अवसर नहीं मिल पा रहा है, वो भी तो गरीब है। तो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग
उनको भी तो आरक्षण मिलना चाहिए। इस बात को लेकर लंबे समय से मांग चल रही है। आर्थिक दृष्टि से जो लोग पिछड़े हैं, जिसे हम लोग आर्थिक पिछड़े कहते हैं। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा, इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस का उल्लेख हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशली बैकवर्डनेस और एजुकेशनली बैकवर्डनेस का उल्लेख था, सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन का उल्लेख था, आर्थिक पिछड़ेपन का उल्लेख नहीं था। दैट्स वाई ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक बैकवर्डनेस वी कांट प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए जो दुर्बल वर्ग के जो लोग थे, उनको आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर हम लोग आरक्षण नहीं दे सकते थे, क्योंकि देर इज नो क्लियर कट प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया ऑफ इकोनॉमिकली बैकवर्ड। आर्थिक पिछड़े लोगों का उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं पर भी नहीं था। ऐसी स्थिति में दोस्तों मोदी जी की सरकार ने जनवरी 2019 में, बहुत ध्यान से सुनिए, जनवरी 2019 में एक बिल लेकर आए। कौन सा बिल लेकर आए? 124वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर आए। मोदी जी की सरकार 124वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर आई जनवरी 2019 में, और इस विधेयक को 12 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति दी। दोनों हाउस ने बहुत जल्दी में एक सप्ताह के अंदर अंदर लोकसभा ने, एक सप्ताह के अंदर अंदर राज्यसभा ने, दोनों हाउस ने उस बिल को पारित कर दिया और फिर राष्ट्रपति जी के पास गया। राष्ट्रपति जी ने 12 जनवरी 2019 को इस बिल को स्वीकृति दे दी, उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए, और ये 124वां संविधान संशोधन जो विधेयक है, ये दोनों हाउस से पारित होकर राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात 103वां संविधान संशोधन के रूप में लागू हो गया। 103वां संविधान संशोधन बन गया। अब देखिए दोस्तों, 103वां संविधान संशोधन लागू हो गया तो आप मुझसे प्रश्न पूछोगे कि आप जब भी ये कहते हो कि फला अमेंडमेंट हुआ तो कोई आर्टिकल जोड़ा गया। देखिए दोस्तों, आप लोगों के सामने ये बात बताई गई कि हमने प्रथम संशोधन के द्वारा एक धारा जोड़ी 15(4), आप लोगों को बताया गया 93वें संशोधन के द्वारा एक धारा जोड़ी 15(5). ये जो 103वां संशोधन है, इसके द्वारा नई धारा जोड़ी गई 15(6). अनुच्छेद 15 के अंतर्गत 15(6) धारा जोड़ी गई, ऐसा आकांक्षा कह रही है। एकदम बात सही कह रही है। रेखा पूछ रहे हैं कि 103 क्या है, तो बता तो रहे हैं। रेखा जी थोड़ा तो शांति रखें, आपके हर प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, क्यों चिंता कर रहे हैं। जनवरी 2019 में 124वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया और उसके तहत संविधान में जब दोनों हाउस से पारित होकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद जब ये लागू हुआ तो 103वें संविधान संशोधन के रूप में लागू हुआ और संविधान में नई धारा आ गई 15(6). अब आप मुझसे पूछोगे ये 15 क्या है, 15(6) क्या है, ऐसा आप मुझसे पूछोगे। ठीक है, अब 15(6) को हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, 15(6) में लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है, बहुत ढंग से सुनना, हर बात को सुनना, पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए लोग हैं, आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए लोग हैं, उन्हें शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण होगा। बहुत ढंग से सुनिएगा, आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए लोग हैं, उन्हें शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण होगा। अब आप मुझसे कहेंगे इसमें इतनी नई बात क्या है, तो इसमें जो नई बात है उसी को मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, पहली बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, भारत के संविधान में आरक्षण के संदर्भ में कहीं पर भी आर्थिक पिछड़े शब्द का उल्लेख नहीं हो रखा था। बहुत ध्यान से सुनिए, आर्थिक पिछड़े शब्द का उल्लेख नहीं हो रखा था, और आर्थिक पिछड़े हुए शब्द का उल्लेख ना होने की वजह से ही अब तक आर्थिक दृष्टि से जो लोग पिछड़े हुए थे, उन लोगों को आरक्षण नहीं दिया जा सका।
उन लोगों को आरक्षण नहीं दिया जा सका। मोदी जी की सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया और पहला काम तो ये किया कि आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़ा हुआ शब्द है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जुड़वाया। फिर क्या लिखा, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण होगा और कितना परसेंटेज होगा, 10% होगा। मैं दोस्तों एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूं। दो बहुत बड़ी बात है, और दो नहीं, अगर ढंग से देखा जाए तो तीन बड़ी बात है। तीन कौन कौन सी बड़ी बात है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके हर प्रश्न को देख रहा हूं। तीन बड़ी बात है। एक, आर्थिक पिछड़ापन शब्द का पहली बार उल्लेख किया गया। दूसरा, परसेंटेज बता दिए, आरक्षण कितना होगा, ऐसे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों को 10% आरक्षण होगा। देखिए दोस्तों, हमारे जो अनुसूचित जाति के जो भाई हैं उनको 15% आरक्षण है। हमारे जो अनुसूचित जनजाति के जो भाई हैं उनको 7.5% आरक्षण है। हमारे जो ओबीसी के जो भाई हैं उनको 27% आरक्षण है। लेकिन 15%, 7.5% और 27%, ये जो मैंने बोला है ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ नहीं है। बहुत बारीकी से सुनिए, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए नहीं है कि इस वर्ग को इतना आरक्षण। लेकिन सामान्य वर्ग को आर्थिक दृष्टि से पिछड़ेपन के आधार पर जो आरक्षण दिया गया है वो 10% आरक्षण दिया गया है, और ये 10% जो आरक्षण है ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो दूसरी, पहली बात आर्थिक पिछड़ापन, दूसरी बात आरक्षण कितना होगा, 10%। और तीसरी बात दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे ये प्रश्न करते हैं कि सर सामान्य वर्ग का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय जनरल कैटेगरी। आप मुझसे ये प्रश्न कर सकते हैं। और मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं, हाँ इजाद अहमद जी, अभी प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए आप। बहुत सारे मित्र लोग ये भी कह रहे हैं कि जो सामान्य वर्ग है इसका मतलब है जो गैर आरक्षित है, यानी जिनको आरक्षण प्राप्त नहीं है वो सामान्य वर्ग में है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साहब, जो ओबीसी में आते हैं वो भी सामान्य वर्ग में आएंगे, ओबीसी में जो क्रीमिलेयर्स हैं वो भी सामान्य वर्ग में आएंगे। देखिए, 103वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 15 जो में अमेंडमेंट करके जो 15(6) नाम की जो धारा जोड़ी है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सामान्य वर्ग का मतलब वे लोग जिनको आरक्षण प्राप्त नहीं है। सामान्य वर्ग का मतलब वे लोग जो किसी श्रेणी में नहीं आते, जो एससी में नहीं आते, जो एसटी में नहीं आते, जो ओबीसी में नहीं आते, वे जो रिमेनिंग जो लोग हैं उनको शिक्षण संस्थानों में कितना परसेंटेज आरक्षण होगा, 10% आरक्षण होगा, ये लिखा हुआ है। अब मैं आपके प्रश्नों का जवाब भी दूंगा, चिंता मत कीजिएगा। 15(6) एक्चुअली में क्या है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये 15(6) आपके सामने लाया जा रहा है, इसको आप ढंग से देखिएगा और इसको ढंग से देखने के बाद में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये 15(6), ये 15(6) पीछे रह गया, आधा अधूरा आ रहा है, आधा इसमें आ रहा है, आधा इसमें आ रहा है। ये 15(6) देखिएगा जरा। खंड 4 व खंड 5 में उल्लेखित वर्गों से भिन्न। देखिए दोस्तों, बहुत ढंग से सुन लीजिएगा, बहुत ढंग से सुन लीजिएगा, मैं सारे आपके प्रश्नों के जवाब दूंगा। हमने 15 का खंड 4 पढ़ा है, हमने 15 का खंड 5 भी पढ़ा है। क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ जरा देखिएगा। खंड 4 को छोड़ दीजिए, खंड 4 को छोड़ दीजिए, खंड 5 को छोड़ दीजिए। खंड 4 व खंड 5 में उल्लेखित वर्गों से भिन्न, यानी एससी, एसटी और ओबीसी के अलावा, मेरी बात को समझ रहे हैं, खंड 4 और खंड 5 यानी एससी, एसटी और ओबीसी के अलावा आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग, आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग यानी दोस्तों इकोनॉमिकली बैकवर्ड, आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा। इसका मतलब राज्य को नहीं रोका जाएगा। ऐसे लोग जो एससी, एसटी और ओबीसी में नहीं आते हैं, ऐसे लोग जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए विशेष प्रावधान करने से राज्य को नहीं रोका जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। सामान्य वर्ग सभी को 10% आरक्षण नहीं दिया गया है। सामान्य वर्ग के वे लोग जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं उन लोगों को 10% आरक्षण दिया गया है। अब आप मुझसे प्रश्न करोगे, आप मुझसे प्रश्न करोगे कि 10% तो लिखा हुआ ही नहीं है, अभी बात कर रहे हैं लिखा हुआ है कि नहीं है। और आप मुझसे बात करोगे कि सर सामान्य वर्ग तो लिखा हुआ नहीं है। अरे सामान्य वर्ग लिखने की जरूरत कहाँ है, लिख दिया ना फिर
क्या लिख दिया कि जो खंड 4 में आते हैं और जो खंड 5 में आते हैं उनको छोड़कर खंड 4 और खंड 5 में उल्लेखित वर्गों से भिन्न, यानी इसका मतलब उनको छोड़कर किसको, आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग, यानी जो लोग बाकी रहेंगे, जिसे मैंने कहा सामान्य वर्ग, वे जो बाकी रहेंगे उसमें भी कैसे लोग, जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हो, उन लोगों के लिए राज्य को विशेष प्रावधान करने से नहीं रोका जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है 16(6) में। अभी आपको पूरा बताता हूं 16(6) और क्या कहता है, जरा देखिएगा। आगे लिखा हुआ है, खंड 4 और खंड 5 में उल्लेखित वर्गों से भिन्न नागरिकों को आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से वहां निवारित नहीं करेगी, जहां तक ऐसे उपबंध शैक्षणिक संस्थाओं में, देख लीजिए दोस्तों, शैक्षणिक संस्थाओं में। तो कई बार मित्र मुझसे पूछते हैं कि 15(6) सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान तो करता है, लेकिन कहां करता है, तो जवाब देता हूं शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान करता है। तो आप मुझसे प्रश्न करोगे कि शिक्षण संस्थानों में करता है, ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, शैक्षणिक संस्थाओं में विशेष प्रावधान कर सकेगा, ये साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। फिर मित्र लोग कहते हैं कि 10% का आंकड़ा आप कहां से लाए, अरे मैं थोड़ी लाया हूं, ये तो मोदी जी लेके आए हैं। मोदी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट में ये साफ साफ प्रावधान कर रखा है कि 10% मिलेगा। 10% कहां लिखा हुआ है, कुल स्थान के अधिकतम 10%। 10% शब्दावली भी लिखी हुई है दोस्तों। तो अनुच्छेद 15(6) आर्टिकल 15(6) is the constitutional base of the reservation in educational institution for the economically weaker section। आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को शिक्षण संस्थानों में जो आरक्षण दिया गया है उसका आधार 15(6) है। मेरी बात को आप लोग समझे क्या, नौकरी की बात मत कीजिए लक्ष्मण जी, अभी नौकरी की बात ही नहीं कर रहे हैं। सुप्रिया जी कह रहे हैं कि जनरल में जो इकोनॉमिकली वीकर है उनको, यस उनको ही मैं बात कर रहा हूं। रॉकी जी प्रश्न पूछ रहे हैं आर्थिक पिछड़ेपन की सीमा कितनी है। अब ये प्रश्न है, ये जो रॉकी जी का जो प्रश्न है उसका मैं जवाब देता हूं। कोई भी वर्ग जो सामान्य वर्ग में आता है उसमें आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ कौन है, इसका निर्धारण करने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर छोड़ी गई है। यानी इकोनॉमिकली वीकर कौन है इसका निर्धारण कौन करेगा, सरकार करेगी। और आप लोग जानते हैं दोस्तों, मोदी जी की जो सरकार है भारत सरकार ने इस संदर्भ में कई सारे मापदंड निर्धारित किए हैं। आप लोग शायद जानते होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, 8 लाख रुपए से अधिक जिनकी वार्षिक आय है, ये पहला मापदंड है, और भी बहुत सारे मापदंड है। 8 लाख रुपए से अधिक जिनकी वार्षिक आय है वे लोग इस आरक्षण का फायदा नहीं ले सकते हैं। सामान्य वर्ग की मैं बात कर रहा हूं, SC ST OBC वालों की बात ही मैं नहीं कर रहा हूं। सामान्य वर्ग के वे लोग जिनकी आय 8 लाख रुपए से अधिक है, वार्षिक आय परिवार की कह रहा हूं, परिवार की 8 लाख से अधिक वार्षिक आय है, तो वो इस कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आएंगे। एक, सरकार ने इसके अलावा जमीनों के संदर्भ में भी बहुत सारे मापदंड तय किए हैं कि रहवासी भूमि इससे ज़्यादा है तो आप आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए नहीं कहलाएंगे, खेती की भूमि इससे ज़्यादा है तो भी आप आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए नहीं कहलाएंगे। ये सब भारत सरकार ने प्रावधान किए। लेकिन दोस्तों आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, राजस्थान भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने सामान्य वर्ग के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के लिए केवल एक मापदंड तय कर रखा है और वो है वार्षिक आय। हमारे राजस्थान में जमीन खेती की हो, चाहे रेजिडेंशियल हो, चाहे एग्रीकल्चर भूमि हो, चाहे रेजिडेंशियल हो, इस प्रकार का कोई मापदंड नहीं है। अशोक गहलोत जी की सरकार ने इस मापदंड को समाप्त कर दिया है। राजस्थान भारत का पहला और एकमात्र राज्य है जहां पर केवल और केवल एक ही मापदंड है और वो है एनुअल इनकम। भारत सरकार की भांति यहां पर भी एनुअल इनकम का जो प्रोविजन है वो 8 लाख रुपए है, अर्थात 8 लाख रुपए से जो कम होगी जिनकी वार्षिक आय, उन्हें ये आरक्षण प्राप्त होगा जो कि 10% होगा। चलिए, अब ये क्या इशू प्रश्न पूछ रहे हैं, आर्थिक आधार SC ST के लिए भी है क्या? आप बातों को समझ ही नहीं रहे हैं। जब मैं ये कह रहा हूं कि आर्थिक आधार वाली बात SC और ST OBC पर लागू नहीं होती है 15(6) के अंतर्गत, तो आप ये बीच में कहां से लेकर आ गए?
इसका मतलब कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। परवीन जी कह रहे हैं कि 50,000 पर मंथ कमाने वाले कैसे पिछड़े हुए हो सकते हैं सर? 50,000 रुपये पर मंथ कमाने वाले, देखिए परवीन जी, मुझे इस प्रश्न का जवाब नहीं देना है कि वो कैसे पिछड़े हुए हैं। ये सरकार का लुकआउट है, सरकार तय कर रही है। 8 लाख रुपए की जो इनकम की जो सीमा तय की है वो भारत सरकार ने तय की है और उसी सीमा को राजस्थान सरकार ने भी फॉलो किया है। तेज सिंह जी कह रहे राजस्थान में तो अलग है। यस ऑब्वियसली तेज सिंह जी, भारत सरकार के मापदंड आर्थिक पिछड़ेपन के कड़े हैं, बहुत ज़्यादा कड़े हैं, क्योंकि रेजिडेंशियल भी बना रखा है, एग्रीकल्चर भी बना रखा है और वार्षिक इनकम भी बना रखा है। लेकिन राजस्थान में केवल और केवल एनुअल इनकम वाला ही प्रोविजन है और राजस्थान ऐसा प्रावधान करने वाला पहला और एकमात्र राज्य है। वसु राठौड़ प्रश्न पूछ रही है कि सर 15, 6, 10, 20 साल में संशोधन होगा या चलता रहेगा ये आरक्षण? बहुत अच्छा प्रश्न है वसु आपका। मैं आपको बता देता हूँ, जनवरी 2019 में जब ये संशोधन हुआ और लागू जब हुआ, तुरंत इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, 5 न्यायाधीशों की पीठ इस पर काम कर रही है, अर्थात इस मामले की सुनवाई जो है 5 न्यायाधीशों की पीठ कर रही है। अभी बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में किसने चैलेंज किया ये भी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा हिंट के रूप में। हालांकि अभी ये विषय नहीं है, हम जब अनुच्छेद 16 जब पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में इस विषय पर चर्चा करूंगा, लेकिन थोड़ा सा इशारा कर देता हूं। इंदिरा साहनी नाम की एक वकील है, उन्होंने इसे चैलेंज किया है और कहा है कि ये जो संविधान संशोधन है वो संविधान की आधारभूत संरचना का उल्लंघन करता है। कैसे करता है, करता है कि नहीं करता, ये हम जैसे ही अनुच्छेद 16 को पढ़ेंगे तब आपको मेरे हिसाब से बात ढंग से समझ में आ जाएगी। विमला जी कह रहे हैं कि सर मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है, तो विमला जी अब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? ज्योति परेटा एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रही है, तो क्या राज्य सरकार बदलाव कर सकती है? यस भाई, राजस्थान सरकार ने बदलाव किया तो वो राजस्थान सरकार की नौकरियों पर लागू होगा, राजस्थान सरकार के शिक्षण संस्थानों पर लागू होगा, और मोदी जी ने जो किया है वो भारत सरकार के शिक्षण संस्थानों पर लागू होगा। तो राजस्थान सरकार अपने यहाँ पर कर सकती है, भारत सरकार अपने यहाँ पर कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा किया जा सकता है। हाँ, एक विकी जी ने कहा कि सर गुजरात में भी ओनली 8 लाख का प्रोविजन किया है क्या? नहीं, मुझे गुजरात का आइडिया नहीं। जहाँ तक मेरा ख्याल है राजस्थान पहला और एकमात्र राज्य है जहाँ पर ये वार्षिक इनकम वाला प्रोविजन है। बाकी सब राज्यों में वार्षिक इनकम तो है ही है, साथ साथ में कुछ और भी मापदंड तय कर रखे हैं। तो राजस्थान तो पहला स्टेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, ओके। हाँ, अंकित जी ने कहा राज्य अपने हिसाब से मापदंड तय कर सकती है, केंद्र के प्रावधान लागू नहीं होते। अरे अंकित जी, राजस्थान सरकार ने अपने यहाँ पर किया है, मतलब राजस्थान सरकार की शिक्षण संस्थानों में जब 10% आरक्षण दिया जाएगा तो उसके लिए 8 लाख वाला जो प्रावधान है वो राजस्थान सरकार के शिक्षण संस्थानों पर है। आप कहेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो एक बढ़िया सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, सुनना। राजस्थान में खूब सारे विश्वविद्यालय हैं। अब जो विश्वविद्यालय है आप लोग जानते हैं, राजस्थान में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है अजमेर में, आप लोग जानते हैं। राजस्थान में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें तो भारत सरकार के रूल लागू होंगे, 8 लाख रेजिडेंशियल एग्रीकल्चर भूमि सब वाले रूल। और बाकी वाले जो यूनिवर्सिटीज़ है, जोधपुर का जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, या एमडीएस अजमेर वाला विश्वविद्यालय, या राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, या फिर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, राजस्थान सरकार के जो विश्वविद्यालय वहाँ पर केवल 8 लाख वाला मापदंड लागू होगा। तो राजस्थान सरकार अपने वहाँ तो कर ही सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सब बातें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब थोड़ा मैं इसको ऐसे समझा देता हूँ, जरा देखिएगा। अनुच्छेद 15, मूल रूप से इसमें 3 ही थे, बाद में इसमें 3 धाराएं और जोड़ दी, तो धाराओं की संख्या कुल मिलाकर कितनी हो गई? 6। तो ये डायग्राम अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आपको। ये ठीक है, 15/4 जो जोड़ा गया उसको प्रथम संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। प्रथम संशोधन 1951। ये जो 15/5 जो जोड़ा गया वो
13वां संशोधन, जो कि 2006 में लागू हुआ था, और ये जो 15/6 जोड़ा गया, ये 103वां संशोधन जो कि 2019 में लागू हुआ। ये नोट कर लीजिए, आपको याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हैं। रॉकी कह रहा है कि सर इसमें 10% अधिकतम लिखा हुआ, इसका मतलब कम भी निर्धारित किया जा सकता। हाँ, अधिकतम 10 लिखा हुआ कि 10% से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता, इसका मतलब कम किया जा सकता। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। वसु जी कह रहे अब मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है। अंकित जी कह रहे धन्यवाद सर, आप समझ में आ गया है, सारे पॉइंट क्लियर हो गए। ठीक है। कल्पना जी कह रहे सेंटर और स्टेट के अलग अलग रूल्स। यस, ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस अलग होते हैं, राज्य सरकार के इंस्टीट्यूशंस अलग होते हैं, तो अलग अलग रूल बना सकते हैं। यशवंत सिंह जी सर, EWS में का व्यक्ति अगर राजस्थान में अप्लाई करेगा तो वो SC में थोड़ी आएगा, वो तो सामान्य वर्ग में आएगा। दूसरे राज्यों में आरक्षण होता ही नहीं है, इसलिए आप इसको चिंता ही मत कीजिए। अगर सर हम राजस्थान के अलावा किसी अन्य राज्य में जाकर आर्थिक आरक्षण का लाभ ले सकते हैं क्या? देखिए, वहाँ की नौकरियों में नहीं मिलेगा सामान्य वर्ग आरक्षण, हमेशा और हमेशा राज्य की नौकरियों में होता है, राज्य के शिक्षण संस्थानों में होता है। आप यहाँ पर SC में हैं, आप यहाँ पर ST में हैं, आप यहाँ पर OBC में हैं, तो वहाँ जाकर आप सामान्य वर्ग में आएंगे, ये क्लियर है। आप दूसरे राज्य में आरक्षण का फायदा नहीं ले सकते, एकदम क्लियर है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए, वसु कह रहे हैं केंद्र की संस्थान में 8 लाख और जमीन के नियम लागू होंगे, जबकि राज्य सरकार में केवल 8 लाख। बहुत बढ़िया, एकदम सही कहा। ये जो प्रथम संशोधन हुआ उसे दोस्तों शंकरी प्रसाद वाले मामले में चैलेंज किया गया। मैंने आप लोगों को पहले से कह रखा है, क्या कह रखा है कि पॉलिटी पढ़ रहे हैं, नए सिरे से पढ़ रहे हैं और नए तरीके से पढ़ रहे हैं। तो नया तरीका आपके सामने है, और वो कौन सा तरीका? देखिए, इस तरह से डायग्राम बनाकर, ये पहली बार इस तरह का डायग्राम बना रहे, इसको चैलेंज किया गया, चुनौती क्या कर दी गई? खारिज कर दी गई। ये जो संशोधन हुआ, इस संशोधन को अशोक कुमार ठाकुर वाले मामले में चैलेंज किया गया। अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ, चुनौती क्या कर दी गई? खारिज कर दी गई। और ये जो संशोधन हुआ है, इस पर तो बहुत सारी याचिकाएं लगी, बहुत सारी पिटीशन लगी है, इसलिए अभी इस विषय पर चर्चा नहीं करना है। इंदिरा साहनी ने भी लगाई है और भी बहुत सारे लोगों ने लगाई है। सुप्रीम कोर्ट जब फाइनल निर्णय देगा तब निर्णय में मालूम पड़ेगा कि ये वाद किसके नाम से है। मैंने कहा बहुत सारी पिटीशंस लगाई गई है। इवन एक संगठन भी है, नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, इक्वालिटी के नाम से, यूथ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इक्वालिटी शायद नाम है, उसने भी पिटीशन लगाई है, इंदिरा साहनी ने भी लगाई है। तो अभी इसका कोई वाद नहीं है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखें। तो सीनू कह रही है कि अब हमको समझ में आ गया है। रेखा जी कह रहे हैं कि सिविल सर्विस में मिल सकता क्या? रेखा जी, सिविल सर्विस मतलब नौकरी, अभी हम नौकरियों की बात नहीं कर रहे हैं। अभी जितनी भी बातें आप डायग्राम बना लीजिए, हमने जितनी भी जो बातें की हैं वो सब शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए की है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात हम अभी नहीं कर रहे हैं। सरकारी सेवाओं में आरक्षण की बात हम लोग अनुच्छेद 16 के अंतर्गत करेंगे, वो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। हाँ, कमो जी कह रहे हैं सर मेरे क्वेश्चन का आंसर, आपका प्रश्न वापस रिपीट करो। कैली कह रहे हैं सर राजस्थान में बाहर वालों को तो आरक्षण है, राजस्थान में बाहर वालों को आरक्षण नहीं है भाई, वो सामान्य कैटेगरी में आते हैं। प्रेमलता जी कह रहे हैं सर अगर विवाह हो जाता है तो वो अलग चीज़ हो जाती है। विवाह हो जाता तो OBC वाले हो तो आपको मालूम है कि पिता की इनकम का लागू होगी, तो जिस राज्य के आप वहाँ हैं वहाँ के रहने वाले, वहाँ का कॉन्सेप्ट लागू होगा। हाँ, सुमन जी कह रहे हैं सर ये तरीका सुपर है, नए तरीका पढ़ा रहे हैं। मेरे हिसाब से डायग्राम होगा तो आपको थोड़ा सा मालूम रहेगा। मोनिका जी थैंक्स सर, नाउ आई अंडरस्टैंड, ओके, थैंक यू वेरी मच। निशु कह रहे हैं सर एक बनाम भारत संघ क्या है बता दीजिए। एक बनाम भारत, निशु जी मैंने तो आपसे ही सुना है, मुझे तो इसके बारे में आइडिया नहीं है कि एक बनाम भारत भी कुछ है। रामदेव जी सर मेरा जवाब, 2 OBC वाले जनरल का सर्टिफिकेट हो तो इसके लिए काबिल हो सकते हैं क्या? और रामदेव जी OBC पर ये बात लागू नहीं होती है,
ईडब्ल्यूएस उसी पर लागू होता है जो एससी, एसटी या ओबीसी किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं। एससी, एसटी और ओबीसी तीनों में कैटेगरी में नहीं आते हैं, उन पर ईडब्ल्यूएस वाला कॉन्सेप्ट लागू होता है। सर, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से आरक्षण मिल चुका है, क्या प्रस्तावना के अनुसार न्यायिक रूप से पिछड़े को भी आरक्षण मिल सकेगा? न्यायिक रूप से पिछड़े हुए कौन लोग होते हैं? यशवंत सिंह जी, मैंने पहली बार सुना है। चलिए, प्रवीण जी कह रहे हैं आपका अंदाज काफ़ी, दीपेंद्र सिंह जी कह रहे हैं अंदाज लाजवाब है। थैंक यू वेरी मच दीपेंद्र जी। ठीक है, रवि जी को भी समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। चलिए, तो मुझे लगता है कि दोस्तों आज अपने को ये क्लास यहीं ख़त्म करनी चाहिए। आरक्षण पर चर्चा अपनी जारी रहेगी। बहुत सारे नए इश्यूज हैं, बहुत सारे नए वाद हैं। उत्तराखंड के संदर्भ में अभी हाल ही में लॉकडाउन से ठीक पहले मुकेश कुमार वाला जो वाद पर, लॉकडाउन के दौरान मुकेश कुमार वर्सेस उत्तराखंड का जो मामला आया, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। प्रमोशन में जो आरक्षण है उस विषय पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और सरकारी नौकरियों में आरक्षण, बैकलॉग क्या होता है, ये सब बातें भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये बात हम लोग कल करेंगे। तो कल हम लोग भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 से अपनी बात को शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।